हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। हम लोग का बीपीएससी ट्री 4.0 के क्लासेस के तहत पीजीटी जूलॉजी के क्लासेस चल रहे थे। फर्स्ट यूनिट एनिमल किंगडम में हम लोगों ने पहला फाइलम दैट इज फाइलम प्रोटोजोआ कंप्लीट कर लिया था, उसका थ्योरी प्लस क्वेश्चंस। क्लियर है? आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, काफ़ी छोटा चैप्टर है और काफ़ी इजी भी है, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस चैप्टर के थ्योरी में सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी देखेंगे, उसके बाद रेफरेंस बुक्स का फैक्ट्स एंड डिटेल्स इस टॉपिक से रिलेटेड देखेंगे और उसके बाद तीसरे चरण में हम लोग उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल इसी स्तर पे अपने हर एक टॉपिक्स और चैप्टर्स को करने वाले हैं। पहले एनसीईआरटी, उसके बाद रेफरेंस और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। क्लियर है? तो आइए देखते हैं फाइलम पोरीफेरा। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि ये जो फाइलम होता है पोरीफेरा, इसके अंतर्गत जो मेंबर्स होते हैं उन्हें स्पॉन्जेस कहा जाता है। ठीक है, और ये सभी आपको समुद्र के गहरे पानी में देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, पहला पॉइंट है। ठीक है, ये दिया हुआ है पैराग्राफ में, लेकिन हम इसको पॉइंट वाइज पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो पहला पॉइंट है कि मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। ये देख रहे हैं यहाँ जो डायग्राम्स दिया हुआ है, ठीक है, ये सभी स्पॉन्जेस के ही एग्जाम्पल्स हैं। ये देखने में इसी प्रकार के होते हैं। क्लियर है? ये जनरली मेरीन होते हैं एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। मतलब ये जनरली समुद्रों में पाए जाते हैं और ज़्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी इसको किसी भी एंगल से काटने पे ये दो इक्वल पीसेस में नहीं कटेंगे, बल्कि दो अनइक्वल पीसेस में, ठीक है, दो अनइक्वल पीसेस में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए इन्हें एसिमेट्रिकल एनिमल्स कहा गया है। ठीक है, हमने सिमेट्री के टॉपिक में भी बताया था कि पोरीफेरा जो होते हैं वो एसिमेट्री होते हैं। फिर है तीसरा पॉइंट, दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ठीक है, बहुकोशिकीय होते हैं ये, इनमें एक से ज़्यादा सेल मौजूद होता है एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हमने टेबल और चार्ट में बताया था कि फाइलम पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्लियर है? जो कि काफ़ी बेसिक और सिंपल माना जाता है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के टेबल में ये जो है सबसे बेसिक और फर्स्ट स्टेप ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्पॉन्जेस का ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। ठीक है, कि जो भी सदस्य स्पॉन्जेस फाइलम से बिलोंग करेंगे उनके पास अपना एक वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, या अपना एक वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होगा। क्लियर है? तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हर एक फाइलम का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है, तो फाइलम पोरीफेरा का ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके पास अपना एक वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होगा। इसको याद रखना मस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इस वाटर कैनाल सिस्टम में दो तीन टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ओस्टिया, स्पॉन्जोसिल, ऑस्कुलम। ठीक है, क्या होता है आइए देखते हैं। वाटर जो है छोटे छोटे छिद्रों से होके स्पॉन्जेस के बॉडी में एंटर करता है। इन सभी छोटे छिद्रों को ओस्टिया के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो ओस्टिया और कुछ नहीं है बल्कि ये छोटे छोटे छिद्र हैं, माइन्यूट पोर्स हैं, जिसके थ्रू जो है पानी जो है स्पॉन्जेस के बॉडी सेल में एंट्री करता है। ठीक है, पहला टर्म क्लियर हो गया। दूसरा टर्म है स्पॉन्जोसिल। स्पॉन्जोसिल कुछ नहीं है बल्कि एक सेंट्रल कैविटी है, ठीक है, जिसमें कि पानी बाहर से एंट्री करने के बाद बॉडी सेल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जब ओस्टिया नामक माइन्यूट छिद्रों से पानी स्पॉन्जेस के बॉडी सेल में एंट्री करता है तो वो इसी कैविटी स्पॉन्जोसिल में जमा होता है और उसके बाद जो है इन पानी को बाहर निकलने के लिए जो एग्जिट का
रास्ता है वो है ऑस्कुलम, ठीक है। तो ओस्टिया एक तरह से एंट्री गेट हो गया, ठीक है। ऑस्कुलम एग्जिट करने का रास्ता, और स्पॉन्जोसेल मेन बॉडी कैविटी जिसमें कि पानी स्टोर्ड रहता है, ठीक है, प्रेजेंट रहता है। क्लियर हो गया। अब ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट का पाथवे है ये बहुत ही मददगार होता है किस चीज़ में, तो फूड गैदरिंग में, ठीक है, मतलब भोजन कलेक्ट करने में ये पानी का जो कैनाल सिस्टम है ये मददगार रहता है, ठीक है, हेल्पफुल रहता है। दूसरा है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। कहने का मतलब है कि ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो फूड गैदरिंग के साथ साथ रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में भी हेल्पफुल है। उसके बाद स्पॉन्जेस में एक और स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जिसको कोइनोसाइट्स कहते हैं, या उसी को कोलर सेल्स भी कहते हैं, जो कि सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील और कैनाल्स के लाइनिंग बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेशन। इसमें जो पाचन प्रणाली है वो इंट्रासेलुलर होता है, मतलब इसमें स्पेशल कोई डाइजेस्टिव सिस्टम तो है नहीं, तो इसका मतलब जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे वो सभी सेलुलर होंगे, है कि नहीं, कोशिकीय स्तर पर परफॉर्म किए जाएंगे। तो इंट्रा का मतलब होता है विद इन, ठीक है, तो सेल के अंदर ही ये जो है डाइजेशन का फंक्शन किया जाता है स्पॉन्जेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसके स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो स्पॉन्जेस में हड्डियां तो होती नहीं हैं, बल्कि इसमें स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं स्केलेटन के नाम पर। स्पिक्यूल्स बेसिकली कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि स्पॉन्जेस को डिफेंस प्रदान करते हैं। जब इसका हम डिटेल में डायग्राम देखेंगे तब हमें इनके स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद इनके सेक्सेस और रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेल स्पॉन्ज अलग होगा और फीमेल स्पॉन्ज अलग होगा, ठीक है। चूंकि ये काफ़ी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले सेलुलर लेवल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसीलिए इसमें इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स नहीं पाए जाते। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होंगे, ठीक है। तो एक ही ऑर्गेनिज्म में जो है दोनों तरह के सेक्सेस पाए जाते हैं। क्लियर है, यानी एग्स और स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द सेम इंडिविजुअल। एक ही स्पॉन्ज जो है अंडा भी प्रोड्यूस करेगा और एक ही स्पॉन्ज जो है स्पर्म भी प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है, इसीलिए इसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म में। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये होता है बाइसेक्सुअल। क्लियर है, आगे देखते हैं। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। अब ये देखो, ये होते हर्माफ्रोडाइट हैं, लेकिन इसमें एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन इनके द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा देखा गया है, ठीक है, मतलब विखंडन के द्वारा, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गेमीट्स फॉर्मेशन के थ्रू होता है, ठीक है, मतलब मेल गेमीट स्पर्म और फीमेल गेमीट एग, ये दोनों के बनने से जो है और इनके फ्यूज करने से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन जो है यानी निषेचन इंटरनल होता है, यानी मेल और फीमेल गेमेट जो फ्यूज करते हैं, ठीक है, ये सभी सेल के अंदर होता है। और डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है, मतलब इसके आगे का विकास जो है वो इनडायरेक्ट। अब देखो यहाँ पे दो टर्म है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट। जहाँ भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि उसके विकास में एक लार्वल स्टेज इन्वॉल्व होगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है कि यहाँ पर लार्वल स्टेज हमें देखने को मिलेगा और इसका नाम भी है एम्फीब्लास्टुला, ठीक है।
और भी हम लोग देखेंगे इस तरह के लार्वा, और इनके नाम भी हमें याद करने हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? तो कहता है कि ये जो लार्वल स्टेज होगा वो मॉर्फोलॉजिकली, मतलब बाहर से देखने में जो है वो एडल्ट से काफ़ी भिन्न होगा, मतलब एडल्ट के समान नहीं होके उससे कुछ डिफर करेगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट होगा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंसेस होंगे एडल्ट में और लार्वल स्टेज में। और यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है वो पॉरीफेरा के एग्जाम्पल्स हैं। पहला है साइकॉन, दूसरा है यूस्पॉन्जिया जिसको बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं, और तीसरा है स्पॉन्जिला जिसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अब हम देख लेते हैं फाइलम पोरीफेरा के बारे में कुछ और डिटेल्स। सबसे पहले तो फाइलम पोरीफेरा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म हैविंग पोर्स। ये लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है पोरस। इन्हें कॉमनली स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। स्पॉन्जेस आर द मेटाजोआ। ये मेटाजोन्स होते हैं जिनमें की ट्रू एम्ब्रियोलॉजिकल जर्म लेयर्स एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहना इम्प्रॉपर माना जाता है, क्योंकि इनमें कोई भी जर्म लेयर्स क्लियर दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर ऑप्शंस में डिप्लोब्लास्टिक दिया हो स्पॉन्जेस के बारे में तो आप इसे लगा सकते हैं। अगर ट्रू जर्म लेयर्स एब्सेंट वाला ऑप्शन ना दिया हो। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो फाइलम पोरीफेरा है वो सब किंगडम पैराजोआ के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमने देखा हुआ है कि ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करता है। उसके बाद स्पॉन्जेस आर मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनिजम्स विद सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, मतलब कि ये बहुकोशिकीय तो होते ही हैं और इनका बॉडी प्लान की बात करें तो ये सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान शो करते हैं। ठीक है, जिसमें कि सेल इकट्ठे होके सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है एडल्ट स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल और सुपरफिशियली रेडियली सिमेट्रिकल इन फॉर्म। ठीक है, ये हमने अभी एनसीईआरटी में भी देखा था कि ये एसिमेट्रिकल होते हैं। उसके बाद चूंकि ये स्पॉन्जेस ज़्यादातर इमोबाइल और सेसाइल होते हैं, मतलब ये मूवमेंट शो नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जानवरों की तरह मूवमेंट नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें कभी कभार गलती से पौधा समझ लिया जाता है, हालांकि ये पौधे की कैटेगरी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पॉन्जेस में भी सोलिटरी, मतलब स्पॉन्जेस जो है वो अकेले भी रह सकते हैं जैसे कि साइकोन रहते हैं, या ये कॉलोनियल यानी ग्रुप्स में भी पाए जा सकते हैं, कॉलोनीज में पाए जा सकते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल है ल्यूकोसोलेनिया। ठीक है, तो साइकोन एक ऐसा स्पॉन्ज है जो कि अकेला रहना पसंद करता है, जबकि ल्यूकोसोलेनिया जो है कॉलोनीज बनाकर रहना पसंद करता है। उसके बाद है कि हालांकि इसमें ऊतक यानी टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, लेकिन चूंकि इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिला है फाइलम स्पॉन्जेस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इनके बॉडी वॉल की बात करें तो इनमें मुख्य रूप से 3 लेयर देखने को मिला है। बाहरी पिनाकोडर्म, अंदरूनी कोइनोडर्म और एक अनक्लियर जिलेटिनस मैट्रिक्स जिसको मीजेनकैम या मीजोहाइल कहा जाता है, वो इन दोनों के बीच में इस तरह के लेयर देखने को मिला है। ठीक है, तो कहने को ये 3 लेयर है लेकिन वास्तव में ये 2 ही लेयर है, और ये दोनों लेयर भी पूरी तरह से क्लियर कट नहीं दिखता है, इसीलिए कहीं कहीं इसे डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं इसे पूरी तरह से जो है जर्म लेयर्स एब्सेंट के रूप में बताया जाता है।
जैसा कि हम लोगों ने जर्मिनल लेयर्स में पढ़ा था कि अगर ट्रिपल प्लास्टिक होगा तो बाहरी एक्टोडर्म, अंदरूनी एंडोडर्म और बीच का मेसोडर्म होगा। डिप्लो प्लास्टिक होगा तो आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर हम स्पॉन्जेस में देख रहे हैं कि इस तरह के कोई भी लेयर्स देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आउटर पिनाकोडर्म है, इनर कोइनोडर्म है और बीच का जो मेसेनकाइम है वो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, जो कि स्केलेटल सिस्टम की तरह काम करता है। अभी एनसीईआरटी में हमने देखा था कि इसमें जो सेंट्रल कैविटी होता है उसको स्पॉन्जोसील कहते हैं। स्पॉन्जोसील का एक दूसरा नाम भी है जिसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो स्पॉन्जोसील है ये कैविटी फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट सेल से लाइंड रहता है, क्लियर है। और ये जो कोइनोसाइट उर्फ कॉलर सेल्स होते हैं ये केवल और केवल स्पॉन्जेस में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो हमने ऑस्टिया और ऑस्कुलम के बारे में बताया था, तो ये बात जानना जरूरी है कि स्पॉन्जेस के पास बहुत सारे ऑस्टिया हो सकते हैं, ठीक है, मतलब माउथ बहुत सारे हो सकते हैं जिससे कि पानी एंटर कर सके बॉडी के अंदर, लेकिन केवल और केवल एक ही एग्जिट होता है, दैट इज ऑस्कुलम, केवल एक होता है, लेकिन ऑस्टिया न्यूमरस हो सकते हैं, ठीक है। अब स्पॉन्जेस में जो एक कैरेक्टरिस्टिक कैनाल सिस्टम होता है दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसी को एक्वीफेरस सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके फंक्शंस हमने देखा था कि ये रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, फूड गैदरिंग, इन सभी के लिए हेल्पफुल रहता है। उसके बाद अगर हम इन कैनाल सिस्टम के टाइप्स की बात करें तो बेसिकली मुख्य रूप से 3 तरह के कैनाल सिस्टम्स पाए जाते हैं स्पॉन्जेस में, वो है एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड, ठीक है। एक चौथा टाइप का भी कैनाल सिस्टम होता है जिसको रैगन टाइप कहते हैं, जो कि बहुत कम स्पॉन्जेस में पाया जाता है और वो भी लार्वल स्टेज के दौरान, और बाद में एडल्टहुड में जाके ये ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इन सभी कैनाल सिस्टम्स में से सबसे सिंपलेस्ट टाइप जो है वो है एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम के बारे में हमने अभी एनसीईआरटी में बात किया था कि स्पॉन्जेस में जनरली स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स स्केलेटल सिस्टम के रूप में काम करते हैं। अब ये जो स्पिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये मोस्टली कैलकेरियस या सिलिशियस हो सकते हैं, मतलब ये जो कांटानुमा स्पिक्यूल्स होता है जो कि इसके डिफेंस के लिए काम करता है वो या तो कैलकेरियस हो सकता है, मतलब कैल्शियम से बना हुआ हो सकता है, या फिर सिलिका से बना हुआ हो सकता है जिसको सिलिशियस कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो 2 तरह के स्पिक्यूल्स हो गए, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स जो कि मेड ऑफ कैल्शियम एंड सिलिशियस स्पिक्यूल्स मेड ऑफ सिलिका। फिर है ये जो स्केलेटन होते हैं स्पॉन्जेस के, ठीक है, वो स्क्लीरोब्लास्ट नामक सेल्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। और ये स्क्लीरोब्लास्ट भी 3 तरह के होते हैं, कैल्कोब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट और स्पॉन्जोब्लास्ट, ठीक है। देखिए थोड़ा सा डिटेल में हम लोग इसलिए जा रहे हैं, खासकर यहाँ पर जो आप लोग को देख रहे होंगे CPMT, CBSE, ठीक है, तो हाँ थोड़ा सा हम लोग डीप में जा रहे हैं ये, लेकिन ये ज़रूरी भी है क्योंकि अगर क्वेश्चंस के लेवल को समझना है और अगर एग्जामिनर घुमा फिरा के हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछ देगा या ऑप्शंस ऐसे घुमावदार बना देगा तो थोड़ा कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स को डीप में समझने से हमें उसे हल करने में, सॉल्व करने में आसानी होगी और हम आराम से कट ऑफ क्रॉस कर लेंगे और एग्जामिनेशन पास कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए घबराइए नहीं, हम जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं। हम बेसिक टू एडवांस लेके जा रहे हैं, ठीक है। बेसिक एनसीईआरटी से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस रेफरेंस और उसके बाद जो है उसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे कि स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जेस के बारे में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वो स्क्लेरोब्लास्ट नामक सेल से सीक्रेट होते हैं और ये भी 3 तरह के होते हैं,
कैल्कोब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट और स्पॉन्जियोब्लास्ट। अब देखो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि जो एडल्ट स्पॉन्जेस होते हैं वो सेसाइल होते हैं, मतलब वो मूवमेंट करने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन इनके जो लार्वल स्टेजेस होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मतलब वो इधर से उधर घूमने में सक्षम होते हैं। अब इनमें जो फूड का डाइजेशन होता है ये हमने पहले ही देख लिया है कि इंट्रासेलुलर होता है, सेल के अंदर होता है, और वो भी कोइनोसाइट सेल्स और अमीबोसाइट सेल्स के मदद से। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, ये कोइनोसाइट सेल्स जो है एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, और इनके रिप्रोडक्शन को भी हमने देख लिया है कि ज़्यादातर स्पॉन्जेस हर्माफ्रोडिटिक होते हैं, दैट इज़ बाइसेक्सुअल होते हैं, और इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है। अब देखो यहाँ पे एक नया चीज़ पता चला कि या तो फ्रैगमेंटेशन के द्वारा भी हो सकता है या गिम्यूल्स या बर्ड के प्रोडक्शन के थ्रू भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस देखा गया है। ठीक है, क्या होते हैं गिम्यूल्स? तो गिम्यूल्स बेसिकली इंटरनल बर्ड्स होते हैं जिसके अंदर आर्क्योसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्पफुल होते हैं। इन्हीं आर्क्योसाइट सेल से सेक्स सेल्स यानी स्पर्म और ओवा निकलते हैं और प्रजनन करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है वो भी इंटरनल होता है। ठीक है, हमने देखा था। और जो डेवलपमेंट होता है इसमें वो लार्वल स्टेज के थ्रू होता है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें बेसिकली 3 लार्वल स्टेजेस देखने को मिलते हैं। पहला होगा ब्लास्टुला लार्वा, दूसरा पेरेनकाइमुला और तीसरा एम्फीब्लास्टुला। ये तीनों लार्वा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ठीक है, ब्लास्टुला, पेरेनकाइमुला और एम्फीब्लास्टुला। ठीक है, हर एक फाइलम में हमें कुछ कुछ लार्वा याद रखने होंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कन्फ्यूजन नहीं करना है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पॉन्जेस के पास बहुत ही अच्छा खासा रीजनरेटिंग पावर होता है और ये पावर उन्हें मिलता है आर्क्योसाइट सेल्स के प्रेजेंस होने के कारण। ठीक है, जो कि हाईली टोटिपोर्न सेल्स होते हैं, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में तुरंत ही रीजनरेट करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, ये देखो केनाल सिस्टम्स के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे स्पॉन्जेस का, ये है पहला एस्कनॉइड टाइप ऑफ केनाल सिस्टम। ठीक है, जो कि सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ केनाल सिस्टम होता है पॉरीफेरा में। देख रहे हो ये क्या है? ऑस्कुलम है। क्लियर, मतलब एक एग्जिट है और बहुत सारा एंट्री पॉइंट्स है, वो भी पोर्स के थ्रू, दैट इज ऑस्टियम। बहुत सारे न्यूमरस पोर्स हैं। फिर ये जो बीच में खाली जगह है वो क्या है? सेंट्रल कैविटी यानी स्पॉन्जोसिल है। उसके बाद ये सभी ऑस्टियम जो है और स्पॉन्जोसिल कैविटी जो है वो किससे लाइंड अप है? तो फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल से। ठीक है, जहाँ से यहाँ पे देख रहे हो ऑस्टियम के थ्रू जो है वाटर एंटर करता है, स्पॉन्जोसिल में प्रेजेंट होता है, उसके बाद जो है एग्जिट हो जाता है ऑस्कुलम कैविटी के थ्रू। ठीक है, ऑस्कुलम एग्जिट के थ्रू। क्लियर है? ये देखो बाएं में साइकोनॉइड केनाल सिस्टम है और दाहिने में ल्यूकोनॉइड केनाल सिस्टम्स है। ठीक है, साइकोनॉइड में जो है वही सब है, ऑस्कुलम, सेंट्रल कैविटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एपोपाइल देखने को मिल रहा है। एपोपाइल क्या होता है? ये देखो यहाँ पे 2 टर्म्स मिलेंगे आपको देखने को, 2-3 टर्म्स। ठीक है, एपोपाइल, प्रोसोपाइल। ठीक है, इनकरेंट केनाल। तो ये सब क्या है? ये सभी जो है एक तरह के वाटर केनाल सिस्टम के ही पार्ट्स हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे पानी कहाँ कहाँ से किस केनाल से कहाँ तक मूव करता है। ठीक है, उसका क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो वही है एपोपाइल का रूट का यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद ठीक है, उसी तरह ल्यूकोनॉइड में दिख रहा है इनकरेंट केनाल, मतलब जहाँ से पानी आ रहा है। फिर है एक्स करंट केनाल, यानी जहाँ से पानी जा रहा है। ठीक है, एक्स का मतलब होता है आउट, इन का मतलब होता है इन, अंदर आना। ठीक है, ये देखो कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पॉन्जेस के डायग्राम्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये पहला वाला क्या है? यूप्लेक्टिला ए नंबर पे। ठीक है, इसको वीनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है, जिसको कि यूरोप में एक गिफ्ट आइटम के रूप में यूज़ किया जाता है। बी नंबर पे है स्पॉन्जिला, जिसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। सी नंबर पे है क्लियोना। ठीक है, इसको बोर्डिंग स्पॉन्ज कहा जाता है। और ये
पर्ल ऑयस्टर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी हार्मफुल माना जाता है। फिर है डी में यू स्पॉन्जिया, जिसको बाथ स्पॉन्ज कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन को। ठीक है, तो फाइलम पोरीफेरा को भी अलग अलग 3 क्लासेस में बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ये टैक्सोनॉमिक समरी है, जिसमें कि अच्छे से वर्गीकरण बताया गया है। सब किंगडम पैराजोआ, इसके तहत आता है फाइलम पोरीफेरा, जिसको कॉमनली स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। फिर आता है इसके 3 अलग अलग क्लासेस। ठीक है, अब इसको 3 अलग अलग क्लासेस में बांटने का जो बेसिस है, जो आधार है, वो है इनका स्केलेटल सिस्टम। मतलब इन्हें 3 अलग अलग क्लासेस में इस आधार पे बांटा गया है कि इनके पास स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स। ठीक है, स्केलेटल स्ट्रक्चर्स के रूप में। पहला जो क्लास है वह है क्लास डेमोस्पॉन्जिया, जिसमें कि स्पॉन्जिन फाइबर्स स्केलेटन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये स्पॉन्जेस का सबसे बड़ा क्लास माना गया है। इसमें ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पाया जाता है, और लार्वा की बात करें तो रेगॉन लार्वा इसमें पाया जाता है। अब इसके मुख्य मेंबर्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, इसके एग्जांपल्स। तो इसमें आता है सबसे पहले क्लियोना, जिसको बोरिंग स्पॉन्ज कहते हैं, जो कि पर्ल ऑयस्टर इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये जो क्लियोना स्पॉन्ज है वो मोती मूंगा इंडस्ट्री के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। उसके बाद है चैलिना, जिसका कॉमन नाम है मरमेड ग्लोब्स या डेडमैन्स फिंगर्स। ठीक है, क्योंकि ये उंगली नुमा शेप का देखने में लगता है। नेक्स्ट है स्पॉन्जिला, जिसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। नेक्स्ट है यू स्पॉन्जिया, जिसको बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। अभी हमने इस सभी का डायग्राम देखा। नेक्स्ट है पोचिडियन, जो कि नेपट्यून्स गोबलेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हिपोस्पॉन्जिया, जो कि हॉर्स स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है। फिर है हिर्सिनिया, जिसको हॉर्नी स्पॉन्ज कहते हैं। ठीक है, बस एक बार ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सब में से है क्लियोना, फिर है कैलिना या चैलिना, फिर है स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया। ठीक है, और हाँ, एक हिपोस्पॉन्जिया। ये इस क्लास से इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है क्लास कैलकेरिया, जिसको कि द लाइमी स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। जैसा कि इस नाम में ही कैलकेरिया है, यानी इसका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर्स होगा वो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स होगा। याद आया, स्पिक्यूल्स जो था वो 2 तरीके का था। ठीक है, एक तो जो कैल्शियम से बना हुआ था तो वो था कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, और दूसरा जो सिलिका से बना हुआ था वो था सिलिशियस स्पिक्यूल्स। ठीक है, तो क्लास कैलकेरिया इस आधार पे इसे वर्गीकृत किया गया है कि ये जो है इसमें इसके सदस्य में जो है, इसके मेंबर्स में जो है कैलकेरियस स्पिक्यूल्स पाया जाता है, और इसमें मुख्य रूप से स्काइफा शामिल है। ठीक है, जिसको अर्न स्पॉन्ज कहते हैं। स्काइफा को ही साइकॉन भी कहते हैं, और इसमें ल्यूकोसोलेनिया भी आता है। और इस तरह के मेंबर्स में जो है, इस तरह के क्लास में एस्कॉन और साइकॉन दोनों तरह के कैनाल सिस्टम के टाइप्स जो है वो पाए जा सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन साइकॉन और ल्यूकोसोलेनिया से ही पूछे जाते हैं, जो कि बिलोंग करते हैं क्लास कैलकेरिया। क्लियर है। तीसरा क्लास आता है क्लास हेक्सैक्टिनिलिडा। ठीक है, हेक्सैक्टिनिलिडा, इसको कॉमनली ग्लास स्पॉन्जेस का क्लास माना गया है। क्लियर है। ठीक है, इसमें स्केलेटल स्ट्रक्चर्स के रूप में सिलिशियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, और हेक्सा का मतलब होता है 6, यानी 6 रेज ऑफ सिलिशियस स्पिक्यूल्स जो है इसमें जो है इस क्लास में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन ग्लास स्पॉन्जेस के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो है वो है फेरोनेमा, जिसको बॉल स्पॉन्ज कहते हैं। हाइलोनेमा, जिसको ग्लास रोप स्पॉन्ज कहते हैं। फिर है यूप्लेक्टेला, जिसको वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यूप्लेक्टेला के बारे में एक दो पॉइंट इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सबसे पहला तो ये जो है बहुत ही फेमस वेडिंग गिफ्ट है जापान में। और ठीक है, माफ़ कीजिएगा, इससे पहले जो है जो डायग्राम मैंने दिखवाया था यूप्लेक्टेला का, उसमें मैंने यूरोप कह दिया था।
जबकि वो जापान का वेडिंग गिफ्ट है। ठीक है, ये देखो यही है ना, क्लियर है। देखो यूप्लेक्टेला के बारे में क्या कह रहा है कि ये जो है कमेंसलिज्म शो करता है विथ श्रिम्प्स ऑफ द जीनस स्पॉन्जियोकोला। ठीक है, मतलब ये एक ट्रेडिशनल वेडिंग गिफ्ट तो है ही जापान का। दूसरा बात ये है इसके बारे में कि ये कमेंसलिज्म शो करता है। कमेंसलिज्म का मतलब होता है जब भी कोई दो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक म्यूचुअल रिलेशन में हो, तो वैसे में एक पार्टनर बेनिफिट हो रहा हो और एक पार्टनर और दूसरे पार्टनर को ना बेनिफिट हो रहा हो ना हार्म हो रहा हो। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशनशिप को कहते हैं कमेंसलिज्म। और यही कमेंसलिज्म जो है ये यूप्लेक्टेला में देखने को मिलता है, जो कि श्रिम्प्स के साथ कमेंसलिज्म शो करते हैं। ठीक है, और ऐसा कहा गया है कि इसमें जो है इस कमेंसलिज्म के दौरान द मेल फीमेल पेयर ऑफ श्रिम्प spend their lives as prisoners of love and it is a symbol of the lifetime bond between the two partners। मतलब ये बेसिकली जो है एक लव का सिंबल माना जाता है। ठीक है, जिसमें दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के लिए लाइफ लॉन्ग डेडिकेटेड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, अब हम लोग देख लेते हैं ल्यूकोसोलेनिया के बारे में। ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है, ये बिलोंग करता है क्लास कैलकेरिया ऑफ द फाइलम पोरिफेरा। अभी हमने देखा ये सेसाइल, कॉलोनियल और मेरीन होता है। ठीक है, समुद्र के अंदर पाया जाता है और मूवमेंट नहीं करता है और कॉलोनियल होता है। देखो इसके कॉलोनीज का जो डायग्राम है दिया हुआ है। ठीक है, कॉलोनी ऑफ ल्यूकोसोलेनिया। उसके बाद इनमें जो है एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जो कि सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है। ठीक है, इसके डायग्राम में भी देखने को मिल रहा है कि इसमें ऑस्कुलम है, बड है, ऑस्टिया है और ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ठीक है, काफ़ी सिंपल टाइप ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रक्चरल प्लान देखने को मिल रहा है इनके बॉडी स्ट्रक्चर में। उसके बाद है कि इनका जो बॉडी होता है वो सिलिंड्रिकल होता है। ठीक है, जैसे देखने को मिल रहा है कि ये काफ़ी सिलिंड्रिकल नुमा इनका बॉडी स्ट्रक्चर है। फिर रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं ये। ठीक है, वैसे तो स्पॉन्जेस को क्या कहा जाता है कि वो एसिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन कहीं कहीं किसी मेंबर्स में जो है रेडियल सिमेट्रिकल देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ल्यूकोसोलेनिया का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर कह सकते हैं कि ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें पोरोसाइट्स होते हैं। ठीक है, जो कि एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिससे कि पानी जो है बॉडी के अंदर एंट्री करता है, इनकमिंग वाटर का लिए पैसेज बनाता है। उसके बाद आउटर लेयर ऑफ सेल्स को पिनाकोडर्म कहते हैं, जो कि पिनाकोसाइट से बने हुए रहते हैं। इनर लेयर ऑफ सेल्स को कोइनोडर्म कहते हैं, जो कि लाइन करता है स्पॉन्जोसिल को। ठीक है, तो ये सब तो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि ऑलमोस्ट सभी स्पॉन्जेस के मेंबर्स में देखने को मिला है। ठीक है, ये देखो ये जो है सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी वॉल है ल्यूकोसोलेनिया का। यहाँ पर अच्छे से सभी सेल्स की लेबलिंग की हुई है, इसलिए इसको समझना आसान है। ठीक है, देख रहे हैं पिनाकोसाइट है। ठीक है, आउटर सेल्स। फिर उसके इनर जो है कोइनोसाइट सेल्स है, क्लियर है, फ्लैजिलम है उससे निकलता हुआ। उसके बाद अमीबोसाइट सेल्स है। ठीक है, उसके अंदर फूड पार्टिकल है। ये देखो स्पिक्यूल्स है, मैंने बताया था ना कार्टेनुमा स्ट्रक्चर होता है। फिर देखो पोरोसाइट सेल्स है, ओस्टियम है, स्पॉन्जोसिल कैविटी है। ठीक है, मीजोग्लिया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो ये जो डायग्राम है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स को शो कर रहा है स्पॉन्ज में। ठीक है, अलग अलग सेल्स के किस किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, किस किस तरह के शेप आकार होते हैं, ये यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, ये जो F नंबर पे है ये क्या है, स्क्लीरोसाइट्स। ठीक है, जो कि सिक्रेट करता है स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को, क्लियर है। ए में क्या है, पिनाकोसाइट है। बी में मायोसाइट है। सी में पोरोसाइट। ठीक है, डी में थीजोसाइट। ठीक है, ई में क्रोमोसाइट। एफ में स्क्लीरोसाइट। जी में ट्रोफोसाइट्स। एच में कोलिनोसाइट। आई में स्पर्म। ठीक है, ये स्पर्म है स्पॉन्जेस का। फिर जे में ओवम है। ठीक है, के में कोइनोसाइट है। ठीक है, जिसमें कि फ्लैजिलम प्रेजेंट है। देखो ये सभी जो अलग अलग तरह के सेल्स हैं स्पॉन्जेस के, ये सभी अमीबोसाइट सेल्स के ही टाइप्स हैं। ठीक है, मतलब
कहने का मतलब है इन सभी सेल्स का ओरिजिन अमीबोसाइट सेल्स ही है, जो कि डिफ्रेंशिएट होके अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह के शेप और साइजेस में देखने को मिलते हैं और अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं इन सभी के फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहला है आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स क्या है? अनडिफ्रेंशिएटेड टोटीपोटेंट, माफ कीजिए, ये अनडिफ्रेंशिएटेड टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं। मतलब इसका मुख्य फंक्शन है रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेट करना। दूसरा है क्रोमोसाइट्स विथ पिगमेंट ग्रैनुअल्स, मतलब ऐसे सेल्स जिसमें कि पिगमेंट हो और ये कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मतलब ये कलर से जुड़ा हुआ सेल्स है। आर्कियोसाइट्स क्या था? रीजनरेट करने के लिए। क्रोमोसाइट्स क्या है? कलर और पिगमेंट से जुड़ा हुआ। तीसरा है थीजोसाइट्स, इसमें रिजर्व फूड ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा फूड होता है, एक्सेस फूड होता है, उसे रिजर्व के रूप में थीजोसाइट्स में ही रखा जाता है। चौथा है मायोसाइट्स, ये हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल स्पिंडल शेप्ड सेल्स हैं। ठीक है, मतलब ये जो है एक तरह से मसल्स और मस्कुलर मूवमेंट से जुड़े हुए सेल्स हैं। फिर है ट्रोफोसाइट्स, सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू डेवलपिंग सेल्स, मतलब जो भी नए नए सेल्स उत्पन्न होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स देने का काम, नरिशमेंट का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो ट्रोफोसाइट्स के द्वारा। फिर है ग्लैंड सेल्स, सीक्रेट स्लाइमी सब्सटेंस। ठीक है, ये जो है काफी सीक्रेशंस प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। ठीक है, ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ तो सीक्रेट करेगा ही। ठीक है, फिर है सेक्स सेल्स, जो कि इन आर्कियोसाइट्स द्वारा केवल और केवल ब्रीडिंग सीजन के दौरान ही मेनली रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्लियर है? पाथ ऑफ वाटर करंट इन ल्यूकोसोलेनिया इज डर्मल ऑस्टिया, फिर गैस्ट्रल ऑस्टिया, स्पॉन्जोसेल, फिर ऑस्कुलम। ठीक है, कह रहा है कि ल्यूकोसोलेनिया में जो पानी का करंट का जो पाथ होगा, ठीक है, मतलब जो रूट होगा जिससे कि पानी का बहाव ल्यूकोसोलेनिया में देखने को मिलेगा, वो है डर्मल ऑस्टिया। मतलब पानी जो है वो सबसे पहले ऑस्टिया के थ्रू एंटर करेगा, तो वो भी पहले डर्मल ऑस्टिया के थ्रू एंटर करेगा, फिर वो गैस्ट्रल ऑस्टिया में जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्पॉन्जोसेल यानी जो सेंट्रल कैविटी है उसमें प्रवेश करेगा, उसके बाद जो है लास्ट में ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? न्यूट्रिशन की बात करें तो स्पॉन्जेस में न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। ठीक है, और डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। क्लियर है? क्योंकि इसमें जो है फूड को पूरी तरह से एनगल्फ किया जाता है। ठीक है, एज ए होल जो है पूरा के पूरे भोजन को निगल लिया जाता है। ठीक है, या कह सकते हैं उसे कैप्चर कर लिया जाता है। अब देखो डायग्राम में तो हमने देखा था कि कोइनोसाइट्स में क्या फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कह रहा है पॉइंट नंबर 22 में। ठीक है, कि कोइनोसाइट्स इंजेस्ट फूड पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल्स प्रोबेबली बाय मीन्स ऑफ स्यूडोपोडिया। मतलब ये जो कोइनोसाइट सेल्स होते हैं वो अपने भोजन को फूड वैक्यूल्स की मदद से पचाते हैं, और ये भी संभव है कि अपने फूड को कैप्चर करने के लिए अमीबा और प्रोटोजोन्स की तरह शायद ये भी स्यूडोपोडिया का यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये संभव है, ठीक है, भले पॉइंट परसेंटेज में, कि स्यूडोपोडिया भी देखने को मिल सकता है स्पॉन्जेस के कुछ मेंबर्स में। ठीक है, खासकर कोइनोसाइट सेल्स में। क्लियर है? तो स्यूडोपोडिया और फ्लैजिला जो है कोइनोसाइट सेल्स में प्रेजेंट हो सकता है स्पॉन्जेस के फाइलम में। ठीक है, अब इसमें एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है? तो स्पॉन्जेस जनरली अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं। क्लियर है? उसके बाद रिप्रोडक्शन हमने देख ही लिया है। बिल्कुल उसी तरह से ल्यूकोसोलेनिया में भी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, वो एक्सटर्नल बडिंग के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिनगेमी यानी फ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किसका बात करें, याद रखना, ल्यूकोसोलेनिया का। तो ल्यूकोसोलेनिया में जो है स्यूडोपोडिया की मदद से कोइनोसाइट्स जो है वो फूड को इंजेस्ट करने में सक्षम होता है।
याद रखना, ठीक है। और ल्यूकोसोलेनिया में ही एक्सटर्नल बडिंग होता है और सिंगमी होता है एज अ मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद ल्यूकोसोलेनिया मोनोशियस होता है, ठीक है, मतलब वही हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। ये सभी एक ही नाम है, चाहे बाइसेक्सुअल कहो, चाहे मोनोशियस कहो या हर्माफ्रोडाइट कहो, ठीक है, याद रखना। अब ये याद रखने वाली बात है कि ल्यूकोसोलेनिया में पेरेन्काइमुला लार्वा प्रेजेंट होता है, ठीक है, और साइकॉन में एम्फीब्लास्टुला लार्वा, साइकॉन या स्काइफा जो भी कहो, इसमें एम्फीब्लास्टुला लार्वा होता है और ल्यूकोसोलेनिया में पेरेन्काइमुला लार्वा होता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चाहे तो इसके लिए आप ट्रिक्स भी यूज कर सकते हो, जैसे एलपी ल्यूकोसोलेनिया में पेरेन्काइमुला हो गया और SA या AS करके, ठीक है, एम्फीब्लास्टुला, साइकॉन। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग का खत्म होता है फाइलम पोरिफेरा का थ्योरी और जो भी फैक्ट्स और डिटेल्स अभी तक हमें जानना जरूरी था अपने एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्लियर है? ओके देन, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कल से आप लोग को कुछ वीडियोस जो कि GS से रिलेटेड या फिर साइंस और जियोलॉजी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, जो कि पुराने वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, ठीक है, उनके रिवीजन के लिए उन वीडियोस को लाइव चलाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं और अपने GS के कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं। जो भी कुछ दिमाग से उतर गया होगा, निकल गया होगा, वो सभी फिर से फ्रेश हो जाएगा और GS में आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। क्लियर है? और इधर साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट तो तैयार हो ही रहा है। क्लियर है? तो आप लोग सपोर्ट करें और इसी तरह फोकस ओनली स्टडी के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच।